स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा। डोगमा यानी कि किसी और के सपने को आप जी रहे हैं। डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियंस डाउन आउट योर ओन इनर वॉइस। दूसरों के बारे मीन्स दूसरों की इतनी मत सुनिए कि फिर आपके खुद की अंदर की आवाज़ जो है उसको आप सुन ना पाएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। इतनी हिम्मत तो आपके अंदर होनी ही चाहिए कि आपका जो दिल कहता है, जो इंट्यूशन कहता है, उस चीज़ को आप फॉलो करें। द रीज़न इज़ कि हमारा जो सब कॉन्शियस है, जिसको हम अलग अलग भाषाओं में हमारा दिल, हमारा मन या फिर हमारी रूह, हमारी आत्मा जो कहते हैं, ये सब कॉन्शियस हमारे कॉन्शियस ब्रेन से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो हमेशा आपके दिल की सुने। आज 9 अक्टूबर 2021 है। हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि सेल्स चल रहे हैं। ये 15 अक्टूबर तक ही चलेंगे। आपको नवरात्रि सेल के बारे में, हमारे स्मार्ट कोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन या तो हमारे पोर्टल यानी कि study.iq.com, हमारी वेबसाइट के ऊपर, या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से, या फिर आप इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। माफ़ कीजिएगा, आज मुझे थोड़ी हिचकी आ रही है। अब हिचकी ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पानी भी ट्राई किया, इट्स नॉट वर्किंग, और वेट करने की भी कोशिश की, बट फिर मैं थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो सोचा कि इफ़ आई वेट फॉर 5-10 मिनट्स मोर तो फिर ये लेक्चर जो है वो टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। राइट, पायोनियर का ये आर्टिकल है, टफ वॉर। भूपेश बाघेल साहब जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो भूपेश जी ने लखीमपुर खेरी एरिया जो उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पर जाने की कोशिश की। वहाँ पर ये एरिया में वायलेंस हुआ था, तो वो वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया। पे अटेंशन हियर कि एक राज्य के चीफ मिनिस्टर को एक एरिया में जाने से रोका जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ट्यूसडे की बात करें तो भूपेश साहब ने क्या किया, उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर धरना किया। लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर धरना करना मीन्स ये प्रॉपर जगह नहीं है, और ऐसा अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो वहाँ की सरकार तो लेगी ही। फिर इतना ही नहीं, जब बीजेपी का डेलीगेशन कवर था एरिया में जाने की कोशिश की, तो उस डेलीगेशन को भी एंट्री करने से मना कर दिया गया। पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर को ऐसे रिसीव किया जाता है, वरना तो किसी एक राज्य के चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्य में जाते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो किए जाते हैं। उनको पिकअप करने के लिए मीन्स एक पूरी टीम जाती है उनको रिसीव करने के लिए और वापस ड्रॉप करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के चीफ मिनिस्टर, या फिर 2 पार्टीज़, 2 राज्यों के ऊपर, अलग अलग राज्यों के ऊपर अलग अलग 2 पार्टीज़ हैं, और इन 2 पार्टीज़ के बीच में राइवलरी भी इतनी ज़्यादा है। तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन भी हमें देखने को मीन्स दिस इज़ वेरी बैड थिंग फॉर डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही अगर किसी बीजेपी के स्टेट में या फिर कांग्रेस के स्टेट में किसी जगह पर कुछ गलत चीज़ होती है और यहाँ के मंत्री लोग उस जगह पर जाकर कुछ पॉलिटिकल, भले ही वो पॉलिटिकल ड्रिवन हो, लेकिन अगर वो जो पीड़ित लोग हैं उनको मिलेंगे और वहाँ पर जाएंगे, तो जो पीड़ित लोग हैं दे विल फील बिट बेटर। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि मीडिया का अटेंशन भी जाएगा, और सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मीन्स उसको एक प्रायोरिटी मिलेगी। तो भले ही पॉलिटिकल ड्रिवन ही क्यों ना हो, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए क्यों ना हो, लेकिन इवेंचुअली लोगों का तो भला हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें रोकी नहीं जानी चाहिए। इट शुड बी ए वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन इतनी बढ़ चुकी है 2 पार्टीज़ के बीच में कि वो इस हद तक उतर आए हैं, और ये कंपटीशन की वजह से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होता है तो दैट इज़ डेमोक्रेसी। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट की
परमिशन है, इट इज़ राइट टू डिसेंट। अगर मुझे आपके ओपिनियन से या फिर आपके व्यूज़ से मेरी सहमति नहीं है तो आई कैन रिजेक्ट इट, आई कैन से नो टू इट। ये डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर है कि दो पार्टीज या फिर दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक देश में होना जो है, दैट इज़ अ वेरी हेल्थी थिंग फॉर डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन सत्ता की लालच जो होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी, बसपा, जो भी अलग अलग पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सभी पार्टीज को क्या क्या करना है, उनको पैन इंडिया बस अपना ही राज चाहिए कि हर एक राज्य में मेरी पार्टी हो, हर एक राज्य में ग्राम पंचायत, हर एक लेवल पर हमारी पार्टी के लोग हों पूरे देश में, और नेशनल लेवल पर भी हमारी ही पार्टी हो। तो ये चीज़ चाहते हैं ज़्यादातर पार्टीज़। लेकिन हमारा देश जो है ये बहुत ही डाइवर्स है, एज वी ऑल नो, और हर प्रकार के अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेम थिंग गोज विद पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। तो ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए। ये कट थ्रोट कंपटीशन में जो कट थ्रोट कंपटीशन में की वजह से, या फिर ये जो क्रिएट की है, उन्होंने ही क्रिएट की है कट थ्रोट कंपटीशन, और उसमें जो एक व्हाट वी से सेंसलेस कंपटीशन जो वो कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें जो कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज़ नॉट हेल्थी फॉर आवर डेमोक्रेसी। और मीडिया भी ऐसे पॉइंट्स पर चुप रहती है। मीडिया को आर्यन खान ने क्या खाना खाया था, कौन सी क्रूज़ में गए थे, ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा परवाह रहती है कंपेयर टू ये पॉलिटिकल कि ये इस प्रकार का लॉ हो चुका है हमारे देश में। लॉ इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट LOW लॉ, कि इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है लोगों के बिहेवियर में, पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर में। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। ओके, डेटा, इफ डेटा इज पुअर गवर्नेंस विल बी पुअरर, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज के ज़माने में डेटा को नया ऑयल कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंटरनेट पर हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी वेबसाइट हमने देखी, कौन सा प्रोडक्ट देखा, कौन सी सर्विस देखी, इसके अलावा फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर आप क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें हम ऑनलाइन करते हैं, सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक फुटप्रिंट छोड़ती हैं। यानी कि एक प्रकार का डेटा, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, और फिर ये डेटा जो है वो प्रोसेस किया जाता है, और फिर एक व्यक्ति के बारे में जाना जाता है कि इस एरिया में रहने वाले व्यक्तियों को कौन सी चीज़ पसंद है, कौन से गाने पसंद हैं। फिर वही डेटा जो है वो मार्केटिंग कंपनीज़ को दिए जाएंगे। मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो फिर उस दूसरी जो कंपनीज हैं उनके, या फिर कोई कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो वो ऐसे कंपनीज के पास जाकर सर्वे ये डेटा खरीदती है कि भाई हम अगर टायर्स बना रहे हैं तो हमें कौन से देश में टायर्स हम ज़्यादा बेच पाएंगे, एक देश के अंदर कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर हम टायर ज़्यादा बेच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको लोग जो हैं वो टायर को ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, टायर के बारे में देख रहे हैं, एक्सेट्रा। तो डेटा की वजह से आप कस्टमर को जो चाहिए उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो एक बस छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डेटा के माध्यम से हो सकती हैं। डेटा एनालिटिक्स जो हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए, सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल बनता जा रहा है। भारत की ही बात करें तो ओडिशा एक ऐसा राज्य था जिसमें पहले जब साइक्लोन्स आते थे तो हज़ारों लोगों की मृत्यु होती थी, लाखों लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होते थे। आज डेटा एनालिटिक्स और इन सारी चीज़ों की मदद से हमारे पास एक एक्यूरेट फोरकास्ट पहुंच जाता है कि कौन से समय पर कहाँ पर ये जनरेट हुआ है साइक्लोन, स्पीड क्या है, दूसरे पैरामीटर्स, कब ये हिट करने वाला है। तो हम पहले से ही चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं, और ना के बराबर बड़े बड़े साइक्लोन्स आकर चले गए, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, लेकिन लोगों की जान की बात करें तो ना के बराबर लोगों की मृत्यु होती है, या फिर वो फिज़िकली उनको कोई डैमेज होता है। क्योंकि ये सारा डेटा जो है, डेटा एनालिटिक्स की वजह से हम एक प्रोएक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। अब
ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही स्मार्ट लगती हैं, लेकिन अगर जिस प्रकार का डेटा आप इसमें ऐड करेंगे वैसा वो रिजल्ट आपको देगा। तो अगर आपका जो डेटा आप फीड कर रहे हैं, आपका इनपुट या फिर रॉ मटेरियल अगर एक्यूरेट नहीं है, तो फिर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर जो डेटा हमें चाहिए, ये डेटा भी प्रॉपर नहीं होगा, उसका भी उसकी क्वालिटी जो है वो इनएक्यूरेट होगी, और इनएक्यूरेट की वजह से आप इनएक्यूरेट डिसीजन लेंगे और फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। डिलेड एंड इनएक्यूरेट डेटा जो है, ये सबसे बड़ा एक इश्यू है। हमारे देश की बात करें तो डेफिनेटली एक बड़ा इश्यू है, और दुनिया के बहुत सारे देशों में जब कोविड की शुरुआत हुई तो वहाँ पर कितने टेस्ट हो रहे थे, कितने लोग पॉजिटिव आ रहे थे, मृत्यु दर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकारों ने डिसीजंस लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर यह भी हमें पढ़ने को मिल रहा था कि डेटा को छुपाया जा रहा है, रियल डेटा जो है वो हमारे सामने कई राज्यों की सरकारें नहीं आने दे रही थी। और अभी हमारा जो डेटा का कल्चर है वो भी काफ़ी पुराना कल्चर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जब माइग्रेंट लोगों की बात करें, कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो कितने लोग, कितने माइग्रेंट लेबर्स हैं हमारे देश में, उसके साथ जुड़ा हुआ कोई डेटा भारत सरकार के पास नहीं था। तो अगर आपके पास किसी चीज़ को लेकर डेटा नहीं है, दैट मीन्स कि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, इज़न्ट इट? आपको उसके बारे में ऐसा इतना कोई खास ज्ञान नहीं। मैं अगर आपको कहूँ क्रायोजेनिक इंजन, तो अगर आपने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में कभी सुना नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा व्हाट इज़ क्रायोजेनिक, वो कैसे काम करता है, किस फील्ड में काम करता है, कार में यूज़ होता है या फिर स्पेस मिशन में यूज़ होता है। सेम थिंग गोज विथ दिस डेटा, कि आपको माइग्रेंट लेबर के साथ जुड़ा हुआ कोई डेटा नहीं है आपके पास, तो फिर आप कैसे उनकी भलाई के लिए कोई डिसीजन ले पाएंगे? तो ये सबसे बड़ा एक गैप था, एक सबसे बड़ा इश्यू। मीन्स ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, उनमें से एक ये था। फिर क्वालिटी ऑफ डेटा नहीं। अब नेशनल गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी डेटा क्वालिटी इन सर्वेज, ये नेशनल डेटा क्वालिटी फोरम ने इश्यू की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स ने मिलकर कुछ एडवांस्ड चेकलिस्ट तैयार किया, एसेंशियल चेकलिस्ट और एडवांस मॉनिटरिंग ऑफ डेटा क्वालिटी तैयार किया है, और अब हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। तो ओवरऑल हमारे देश में अगर डेटा को इम्प्रूव करना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें एक्यूरेट डेटा कैप्चर करना होगा। खास करके जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, जो ग्रास रूट लेवल है, विलेज लेवल पर जो डेटा है, वो प्रॉपर और अच्छा डेटा जो है, राइट डेटा जो है वो हमारे पास आना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि जब डेटा हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद उसको कैसे हैंडल किया जाता है, उसकी प्रोसेस को भी हमें इंटीग्रिटी, कंप्लीटनेस, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, टाइमलीनेस, ये सारी चीज़ों को फॉलो करके हमें डेटा से जो रिज़ल्ट हैं, जो रिज़ल्ट हमें चाहिए, वो रिज़ल्ट हमें प्रोड्यूस करके फिर इसको इजी टू अंडरस्टैंड भाषा में या फिर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में स्प्रेड और शेयर करने चाहिए। जितना अच्छा डेटा गवर्नमेंट के पास होगा या फिर कंपनीज के पास होगा या फिर लोगों के पास होगा, उतना ही अच्छा वो डिसीजन ले पाएंगे। खास करके जब कोई क्राइसिस आती है या फिर कोई डिज़ास्टर होता है, उस समय पर प्रोएक्टिव स्टेप्स हम तभी उठा पाते हैं जब हमारे पास प्रॉपर डेटा हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियन टेक्सटाइल्स कैन रीगेन देयर शीन। कैबिनेट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। हमारे देश में 7 इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स तैयार किए जाएंगे। 7 बड़े बड़े पार्क्स अलग अलग कोनों में। एंड दिस इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज हमारे देश में अभी तक होता ये था कि कॉटन जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में उगाया जाता है, फिर वो तमिलनाडु जाता है स्पिनिंग के लिए, फिर स्पिनिंग के बाद वो प्रोसेसिंग जो है वो राजस्थान और गुजरात में होती है, फिर गारमेंट मेकिंग जो है वो दिल्ली और इर्द गिर्द के क्षेत्र में होता है। तो यहाँ से फिर लेट्स से सामान यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ पर जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर भेजा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितना वक्त लग जाएगा। इसके अलावा जस्ट इमेजिन कीजिए कि कॉटन अगर यहाँ पर पैदा हो रहा है तो यहाँ पर ही आपने
इंडस्ट्री बना ली, स्पिनिंग और सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, फाइनल प्रोडक्ट भी यहाँ पर बन रहा है, और कपड़ा जो है वो दुनिया के दूसरे देशों में और हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आप कपड़ा सेंड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग ऐसे 7 कोनों में, भारत के 7 अलग अलग रीजन में ऐसा एक इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल और एप्रल पार्क तैयार किया जाएगा। तो इससे सबसे पहले तो लोकल जॉब्स जनरेट होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि एक चीज़ बनाने की जो पूरी प्रोसेस है वो सबसे इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो, कम से कम खर्च में, कम से कम समय में बेस्ट क्वालिटी की चीज़ जो है वो हम बना पाएंगे। लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और इन सारी चीज़ों का खर्च जो है वो भी कम हो जाएगा, और वैल्यू एडिशन भी होगा। तो ये डिसीजन जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल डिसीजन है। ये प्रपोज्ड पार्क जो है ये 1000 एकड़ में स्प्रेड होंगे, और इसमें सारी चीज़ें, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट मेकिंग, ये सारी चीज़ें एक लोकेशन पर अवेलेबल हो। ये हमारे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के पोटेंशियल के बारे में आप शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो लेट मी टेल यू। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर आप बड़े शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं तो यू विल फाइंड इट्स वेरी कॉमन वहाँ पर मेड इन वियतनाम, मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, ऐसे कपड़े आपको मिलते हैं। मीन्स व्हेन यू चेक जीन्स देखते हैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे जीन्स जो हैं वो मेड इन इंडिया और मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन वियतनाम ऐसे होते हैं। और वहाँ पर हम उनके 50 पाउंड, 60 पाउंड, 80 पाउंड्स जितने पैसे पे करते हैं, और वही जीन्स अगर हम यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए तो वी कैन फाइंड इट इन 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ में वही जीन्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारा प्रोडक्शन और वो यहाँ पर हो रहा है। तो अच्छी क्वालिटी के कपड़े जो हैं वो हमारा देश बना भी सकता है और उसको बेच भी सकता है। बांग्लादेश का अगर आप एग्जांपल लें तो बांग्लादेश ने काफ़ी तरक्की की है इसमें, कपड़ों के मामलों की बात करें तो एक समय पर भारत के पीछे था, हम सो सॉरी, एक समय पर भारत के पीछे था, लेकिन अब भारत के बहुत आगे चला गया है बांग्लादेश। वी नीड टू बिल्ड ए कंड्यूसिव एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम विद प्रोएक्टिव पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,683 करोड़ की एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अनाउंस की है, और टेक्सटाइल पार्क जो है वो 4,445 करोड़ के खर्च से बनाए जाएंगे। तो इट्स ए विन विन फॉर आवर कंट्री। क्रिसिल स्टडी ये कहती है कि क्योंकि हमारे देश का दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस डाउन रहता है। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अच्छे अच्छे देशों के साथ किया जाए तो चांसेस बढ़ जाएगा कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, ये और ज़्यादा बूस्ट हो सकती है और कितने सारे लोगों को इसमें जॉब्स मिल सकती हैं। अरेक्स लेट्स नॉट टेक ए चिल पिल, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये लोगो हैं मेर्क, तो ये मेरिक जो है ये एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जायंट कंपनी है, और इंडिया का इसका जो डिवीज़न है इसका है मेरिक शार्प एंड डॉम, MSD। अब MSD जो है वो हमारे देश की 8 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ उनकी एक एग्रीमेंट हुआ है, और इस एग्रीमेंट में मोलनुपिराविर नाम की एक दवाई है, कोविड की दवाई है। इट्स ए सॉर्ट ऑफ पिल, यू कैन टेक इट, यू नो, जैसे हम नॉर्मल दवाई लेते हैं वैसे ही आप ये दवाई ले सकते हैं। इट्स नॉट ए वैक्सीन, इट्स ए दवाई। तो अगर किसी को कोविड हो चुका है और सीवियर फॉर्म में है तो मोलनुपिराविर खाने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु के चांसेस 50% से कम हो जाएंगे, और किसी को स्टार्टिंग में अगर कोविड है तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क जो है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन करने की जो नेसेसिटी है वो भी चली जाएगी बिकॉज ऑफ दिस मोलनुपिराविर। ऐसा सो फार डेटा जो हमारे सामने आया है उसमें पता चला है। US FDA ने इसको अप्रूवल दे दिया है। अब ये जो MSD हैं और उसके पार्टनर रिचबैक बायोथेरापेटिक्स, इसने USA से इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की परमिशन के बारे में एक एप्लीकेशन दिया है, और दे आर वेटिंग फॉर EUA टू गिव दिस अप्रूवल।
ये फर्स्ट ऐसी ओरल एंटीवायरल मेडिकेशन होगी कोविड के लिए। तो अब उसको भारत में बनाया जाएगा 8 जैम। तो मेन जो बात हम कर रहे हैं वो ये, इस टॉपिक इज मोलनुपिराविर इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मोलनुपिराविर के पॉइंट से हम ये समझेंगे कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है या फिर हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो आज इतना बड़ा है, और यूएसए जैसा देश जो है उनकी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो हमारे देश में दवाई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के रिलायबिलिटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ों में हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा है। एक वक्त था मिड 20th सेंचुरी की बात करें तो हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे। हमें दवाई जो है वो दूसरे देशों से मिलती थी, हम पैसे देकर लेते थे, कई जगहों से फ्री में भी दवाई आती थी, आज जैसे हम अफ्रीका को बेच रहे हैं वैसे। लेकिन अर्ली मिड 20th सेंचुरी और 2021 के बीच में अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हम वन ऑफ द लीडर हैं। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फार्मास्यूटिकल्स के इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्वांटिटी की बात करें तो। और जेनेरिक ड्रग्स की बात करें तो दुनिया में 20% जितनी जो जेनेरिक जेनेरिक ड्रग्स जो हैं वो हमारा देश एक्सपोर्ट करता है। और यूएसए में 40% जेनेरिक फॉर्मुलेशंस जो हैं वो भारत से जाते हैं। तो वी आर ए वेरी बिग नेम, इसलिए तो भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। It was the world-class strength of this homegrown sector that stood us in good stead when COVID-19 hit the world. जब COVID-19 की शुरुआत हुई तो दुनिया के बहुत सारे देशों में भारत ने जो मलेरिया और दूसरी ऐसी जो स्टार्टिंग के टाइम पर ऐसा चल रहा था कि इस वैक्सीन को, इस मलेरिया की दवाई को अगर दिया जाएगा तो फिर मृत्यु के चांसेस कम हो जाएंगे। तो भारत ने ये मलेरिया और ऐसी वैक्सीन जो भी थी उस समय पर, तो वो सारी वैक्सीन दुनिया के बहुत सारे देशों तक पहुंचाई। तो इट वाज लाइक आवर मैच्योरिटी एंड रिलायबिलिटी कि कितना भी मुसीबत वक्त होगा, भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या फिर भारत जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो दिस वाज अ मैच्योरिटी, और आज दुनिया इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी करती है। और इसीलिए चाइना के साथ नहीं, हमारे साथ बहुत सारे देशों की कंपनीज जो हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती हैं। जब कोविड की दवाई के बारे में रिसर्च की बात आई उस टाइम पर भी हमारे देश की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बहुत बड़े रिस्क लिए। करोड़ों रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई थी हमारी कंपनीज। कहा कि दवाई मिले ना मिले, वी विल गिव आवर बेस्ट। दिस इज़ द कमिटमेंट। इसमें बहुत बड़ा करोड़ों का नुकसान भी हो सकता था, लेकिन इतना रिस्क लेने के लिए भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो तैयार हैं। तो ये उनका एक कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कमिटमेंट है कि लोगों की जो है हेल्थ का ख्याल रखना, मदद करना, ये सारी चीज़ें। इंडियन फार्मा स्टैंड्स ऑन 4 बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। एक है एफोर्डेबिलिटी, हमारी दवाई की कीमत जो है वो एफोर्डेबल होती है। एक्सेसिबिलिटी, एजिलिटी और क्वालिटी। हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बड़ा ही नहीं लेकिन डीपर भी होता जाएगा। और व्हाट वी नीड नेक्स्ट जो जनरेशन है, नेक्स्ट ज़माना जो जिस दिशा में जा रहा है, इट्स डिजिटल अप्रोच। यहाँ पर कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स, ई कॉमर्स, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन, वेलनेस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आने लगेगी। और ये कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो 2030 तक 120 से 130 बिलियन के बीच में कहीं पर होगी। तो पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वो हमें इम्प्रूव करना है, ईजी बनाना है। एफोर्डेबिलिटी, अगेन एक्सेसिबिलिटी, एजिलिटी एंड क्वालिटी, ये 4 चीज़ों को लेवल पर ले जाना है। और जितना हम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, सस्टेनेबल तरीक़ों से दवाई को बनाना और लोगों की स्किल्स को अपग्रेड करते जाना, ये चीज़ें अगर हम करते जाएंगे तो फार्मा सेक्टर में हम और आगे बढ़ते जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपकी सबसे पहली जो न्यूज़ आइटम है वो ये है कि अंशु मलिक ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में पहली ऐसी भारतीय महिला है जिसने सिल्वर मेडल जीता है। तो
बिग सैल्यूट टू अंशु मलिक। एयर इंडिया को टाटा सन्स ने एक्वायर कर लिया है। फिर नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो 2 जर्नलिस्ट को मिला है। यूके ने अब जो ये ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाया था, ये रेस्ट्रिक्शन भारत के ट्रैवलर्स के लिए हटा दिया है। हमारी कोविशील्ड को बेसिकली वो अप्रूवल देगा। हमारे प्रधानमंत्री ने जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की। 93.90 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मीन्स इतनी वैक्सीन्स जो हैं वो एडमिनिस्टर की गई हैं। और अफ़गानिस्तान में जो कुंदुस मॉस्क है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, 50 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। और दूसरी न्यूज़ आइटम्स हैं, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है यूएई। आज का नया प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो को लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक लिक्विड हाइड्रोजन टैंक दिया था। तो इस टैंक का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल संडे है तो कल ये लेक्चर नहीं आएगा। अब हमारी मुलाकात होगी डायरेक्टली मंडे को। तो मंडे तक एंजॉय कीजिए अपने स्टडीज़ को एंड एंजॉय योर वीकेंड। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ इग्नोर माई हिचकियाज। राइट, आपको ज़ोर से इसकी आवाज़ आती होगी आज, बट आई एम सॉरी अबाउट इट। समथिंग दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, समथिंग दैट इज़ वेरी नेचुरल। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं मंडे को। जय हिंद।